नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ यानी गणित के आज तक के पूछे गए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके 6 मार्क्स पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो दोस्तों, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है। r का मतलब होता है रेडियस, रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। यानी यहाँ पे सिंपली आपको r की जगह 5 पुट कर देना है, और h का मतलब होता है हाइट, और हाइट को कहते हैं ऊंचाई। तो h की जगह आपको 14 पुट कर देना है। अब जो हर में है उससे कोशिश करेंगे अंश का कोई अंक कट जाए, तो यहाँ 7 दूनी 14 कट जा रहा है। अब हर में कुछ भी नहीं है, तो जो भी अंश में है इनको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 × 22 44 हुआ, और 5 × 2 10 हुआ। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 440 उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ r का जो सेंटीमीटर था वो h के सेंटीमीटर से गुणा हो जाएगा, तो जो यूनिट आ जाएगी वह सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो परिधि का भी आपको सूत्र याद होगा, 2πr होता है, जिसमें r होगा रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, परंतु आपको दिया है व्यास, व्यास होता है रेडियस का 2 गुना। तो इसका अगर हम आधा कर दें तो त्रिज्या आ जाएगा। तो त्रिज्या कितना आया? 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो r की जगह हमने 7 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और 2 की जगह हमने 2 रखा है, जिसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 × 2 हो गया 44, और रेडियस का सेंटीमीटर जो था वो यहाँ आ जाएगा, और यही उत्तर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो दोस्तों, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं या डायगोनल होता है उनका गुणनफल करके आधा किया जाता है, वही उसका क्षेत्रफल होता है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, हाफ d1 × d2। अगला प्रश्न है। समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, y को बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो y दाएं पक्ष में प्लस का है तो बाएं पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन को हम ऐसी रखेंगे। ये हमारी 2 इक्वेशनें हैं। अब हम इसको जोड़ या घटा करके एक जो चर है y उसको कैंसिल कर देंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे तो y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन के साथ हैं, और यह x आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5x + 2x 7x हो जाएगा, और दाएँ पक्ष में 7 0 के साथ जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा। अब लिखा हुआ है 7x = 7, तो इधर x गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 7/7 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 1। अब हम इस x के मान को यहीं पे पुट कर देंगे, तो 5 × x लिखा है, तो अब हम यहाँ 5 × 1 लिख सकते हैं बराबर y। तो y का मान कितना आ गया? वह आ गया 5। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, वह योग होता है 180 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से सॉल्व किया गया है, तो किस 2 प्रकार से यह सॉल्व किया जा सकता है वह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2 प्रकार में भी जो बेस्ट है वह यह है कि इसमें चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, यानी यह अगर आयत है तो चौड़ाई के परितः, यानी चौड़ाई यहीं रख दीजिए और इसके परितः यानी इसी के चारों तरफ घुमाइए, तो ये इधर से उठ के आ जाएगा यहाँ तक और यह घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, यह चौड़ाई के परितः था, तो चौड़ाई ही हाइट हो गई, यानी h की जगह हम जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, h की जगह हम चौड़ाई रखेंगे 7, और इसके अलावा यह देखिए, तो यह रेडियस है, रेडियस क्या था, इनकी लंबाई थी, यानी r की जगह हम रखेंगे 17। इस प्रकार से हम फॉर्मूले में बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, उसमें रख के वैल्यू को निकालेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यह आपका आयतन था, तो इस आयतन के इस छोर को उठा के इस छोर में मिला दीजिए, तो एक इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यह जो लंबाई थी यही घूम के इसका सरकमफ्रेंस बना, परिधि बना,
तो क्या हो जाएगा, परिधि बराबर L हो जाएगा। वहाँ से R की वैल्यू निकाल के हम ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के परितः कह रहा है तो ये भी नहीं करेंगे हम, यही तरीका, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो H आ गया H आ गया 7 और R आ गया 17। तो फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर हमारा, तो इसी में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमने निकाला 17, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, और एच कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 17 × 17 को 22 से गुणा करेंगे तो 6358 उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ आर का स्क्वायर था यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और इधर एच था यानी एच का सेंटीमीटर, तो इधर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए और उसी के बराबर इसको लिख दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बराबर लगा देंगे हम 154 को, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसके अलावा पाई का मान आपको पता होगा 22/7 होता है, तो पाई की जगह हम 22/7 रख देंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यह दाएं पक्ष में भाग कर रहा है, तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, गुणा करेगा, यानी 154 गुणे हो जाएगा 7, और यह क्या हो रहा है, अंश में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हर में हो जाएगा। तो यह सॉल्व करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 22 7 यह कटेगा तो यह आ गया 49, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। परंतु आपको त्रिज्या निकालनी है यानी आर का मान निकालना है, तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 7। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है 1 + tan स्क्वायर बटे में 1 + sec बराबर sec a सिद्ध करना है। तो बटे में जो है 1 + sec, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो यह 1 के साथ गुणा होगा, तो अंश में पूरा पूरा लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। इसके अलावा प्लस tan स्क्वायर ऑलरेडी था, और बटे में यह पूरा हो जाएगा 1 + sec। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर का मान होता है sec स्क्वायर, और ये सब सेक जो लिखा है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, तो सेक हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 + sec, और यही ऊपर भी है यही नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बाएं पक्ष में भी आ जाएगा sec a, जो दाएं पक्ष में भी लाना था, तो दोनों क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो यह सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब जो इधर लिखा रहता है उसी का मान टेबल में आपको ज्ञात करना होगा कि कितना इधर लिखा हुआ है। तो √3/2 कॉस के टेबल में देखेंगे तो cos 30 का मान होता है, तो इधर cos से cos कैंसिल हो गया, यानी a आ गया 30 डिग्री। अब हम यहाँ a के साथ 2 को गुणा कर देंगे, यानी 30 × 2 हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो भी होता है √3/2। अगला प्रश्न देखते हैं, 2x² + 7x + 5 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों गुणनखंड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझिए। जो यह बिना x के नंबर लिखा रहता है उसको हम x² वाले नंबर x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा रहता है उसके साथ गुणा करते हैं, यानी 5 को हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो आया 10। अब क्या, फिर से ध्यान दीजिए, 5 के आगे जो साइन लिखा रहता है प्लस का लिखा है, यानी प्लस करने पे ये जो मिडिल टर्म है 7, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो इसके फैक्टर ऐसे कीजिए कि 7 आ जाए, तो 2 × 5 = 10। अब ये जो दोनों इसके फैक्टर हैं तो 5 + 2 7 आ रहा है, यानी अब हम 7 की जगह 5 + 2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 7 की जगह हमने 5 + 2 लिख दिया। इसके बाद अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा 2x² + 5x + 2x + 5। इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 5, इधर भी प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 5 बचेगा, जिसके बाद हम 2x + 5 को ही कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x + 1 बचेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है गुणनखंड कीजिए फिर से x² - 7x + 12। यहाँ पे आप खुद से समझ गए होंगे कि 12 के आगे प्लस लिखा है तो प्लस करने पे इसके फैक्टरों से 7 लाना है। इसके अलावा x² के साथ कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमने इसके साथ गुणा नहीं किया, या फिर मान लीजिए 1 लिखा है तो 12 एकम में 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे 7 आ जाए, तो 3 × 4 = 12, यानी 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 और 3।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और 7 की जगह हम लिखेंगे 4 और 3 प्लस 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 हो जाएगा, और x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और इधर से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 आ गया तो उसी को हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 और यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से गुणनखंड का है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड करना है। तो फिर से ध्यान दीजिए, हम जो बिना x का पद लिखा रहता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 20 का 20 ही रहेगा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे कि मिडिल टर्म यानी 9 आ जाए, तो इसके गुणनखंड कीजिए तो यह हो जाएगा 5 चौके 20 और इसके आगे 20 के आगे प्लस लगाया तो यानी प्लस करने पे 9 आना चाहिए। तो अब हम 9 की जगह 5 और 4 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4 और बाहर x प्लस 20। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, फिर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 और दूसरी तरफ यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5। अब हम x प्लस 5 को ही कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। आप फैक्टर करना ज़रूर सीख जाइए, आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जो है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin 3 थीटा प्लस sin थीटा बराबर cot 2 थीटा प्रूव करना है। तो दोस्तों ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यहाँ लगा है, जो होता है, आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d। c यह 3 थीटा है और d यह थीटा है, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही sin c प्लस sin d का भी फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो आप देख रहे होंगे ये और ये कॉमन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 3 थीटा प्लस थीटा यानी 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, जिसमें 2 से कट जाएगा यह 4, तो बचा cos थीटा। इसके अलावा नीचे क्या बचा, नीचे भी यहाँ 4 थीटा बटे 2 हो गया तो ये भी बचा 2 थीटा यानी sin 2 थीटा। इसके अलावा यह 2 से 2 कैंसिल हो गया तो cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा आया, जिसे हम cot थीटा लिखते हैं। अगला प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा था ही, तो ये स्टेप आ गया। साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसके अलावा आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जिसके पश्चात साइन अपन कॉस अभी हमने देखा यहाँ से कि tan की वैल्यू होती है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे और यही दायां पक्ष में हमको लाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइन 48 डिग्री बटे में कॉस 42। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो ऊपर डिग्री लिखी रहती है और जो नीचे डिग्री लिखी रहती है ये आपस में रिलेट करती है, यानी आप समझ पाएंगे कि दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा होगा या 180 आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेंगे, या तो अंश को चेंज कर लीजिए या हर को चेंज कर लिए, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम साइन 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतना ही आता है। तो 90 माइनस 42 हम लिख देंगे 48 की जगह पे। ये देखिए ऐसी cos 48 दिया है तो यहाँ पे भी 90 माइनस 42 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह एक नियम होता है
ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे यह साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बदल के कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ देखिए कॉस 42 हो गया, ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो बदल के साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे भी बदल गया। इसके बाद यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यह भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 1 आ जाएगा, जो जोड़ने पे 2 आएगा और हमें 2 ही लाना था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos a बराबर √3/2 हो तो sin a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों तो बीच में लिखा हुआ है, यानी इसी से रिलेट करके आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी cos a बराबर √3/2 जो होता है वो टेबल में देख के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो करके लिखा हुआ है, यानी इसी से आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। दोनों तरीके सही होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है आपको पता होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा। पर हमें sin² a निकालना है, तो हम स्क्वायर को भी sin a निकालना है, तो अब हम स्क्वायर को भी दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये हो जाएगा sin थीटा बराबर √1 माइनस cos² थीटा। यही फार्मूला यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि sin a बराबर √1 माइनस cos² a। अब हम cos² a की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है √3/2, पर स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 × 1 में 4, और अंश में क्या आ गया, 4 - 3 आ गया, जो घट के 1 हो जाएगा, और हर में क्या था 4। तो अब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा बायां पक्ष। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है sin -210 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहीं से ये आया माइनस साइन थीटा। इसके बाद 210 की डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो इसको ब्रेक कर लीजिए 180 + 30 में। फिर इस यहाँ पे भी क्वाड्रेंट में फार्मूला लगाया कि साइन 180 + थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा आता है, तो यहाँ आया माइनस साइन, और थीटा का मतलब ये वाला 30 डिग्री है। फिर ये माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस का साइन 30 हो गया, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन आप चाहें अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 1 बराबर cos हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, a बराबर 30 डिग्री आ गया, तो साइन a बराबर का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ a की जगह 30 आ ही चुका है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त है, इसमें यह अगर चारों सर्कल जो इसके ये पॉइंट हैं सर्कल पे टच कर रहे हैं तो ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो दोस्तों 360 डिग्री होता है, जैसे ट्रायंगल का 180 होता है। अगला प्रश्न है फिर से गुणनखंड करना है, तो इसमें आप देखेंगे x का कोई पद नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ x² लिखा है और फिर बिना x के लिखा हुआ है। तो हम 25 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x² बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगा है यानी x के 2 वैल्यूज़ आएंगे, तो x बराबर √25 हो जाएगा, और √25 का मान क्या होता है 5 होता है, और x² लगा था यानी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी +5 और -5। इसके अलावा अंडर रूट से कोई संख्या जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। अगला प्रश्न है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फार्मूला जो होता है वो जो समलंब हैं उनका गुणनफल का आधा जो होता है हाइट से हम गुणा कर देंगे तो वही क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्या करेंगे 15 + 8 करेंगे, 15 + 8
का आधा गुणे उसी हाइट से गुणा कर दीजिए। तो 2 छके 12 और इधर क्या आया, इधर आया आपका 23। 23 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगला प्रश्न भी है, यदि किसी समलंब के समांतर भुजाएं 3 और 4 दी हुई हैं तो अभी मैंने बताया 3 + 4 कर देते हैं बटे 2 कर देते हैं और इनके मध्य की दूरी 3 दी हुई है तो यहाँ 3 लिख देंगे। यह कटेगा तो 2 एकम में 2 और फिर नहीं जाएगा तो 0.5 और यह हो जाएगा 4 3 7। तो यह 7 से गुणा हो जाएगा। 7 × 5 = 35 का 5 कैरी 3 आया। 7 एकम में 7 3 10 और एक डिजिट के पहले दशमलव लगाया तो यहाँ दशमलव और यही उत्तर हो जाएगा, जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर, इसके यूनिट सेंटीमीटर से गुणा हो रही है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक 75 डिग्री का कोण तथा एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों जैसे जैसे आप इसका फिगर बनाएंगे वैसे वैसे ही रचना लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है AB सबसे पहले इन्होंने खींचा है 6.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ रेखाखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ और यहाँ फिक्स 2 पॉइंटों के बीच की दूरी। तो यह AB है, A और B है 6.2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया है, इन्होंने कोण बनाया है PAB जैसा कि क्वेश्चन में कहा था 75 डिग्री का इन्होंने कोण बनाया है तथा उसमें 6.2 सेंटीमीटर AD पे काटा है, यानी यहाँ पे इन्होंने कट किया है, ठीक है। यानी 6.2 की दूरी A से लेकर इन्होंने जहाँ कट हुआ वहाँ D पॉइंट इन्होंने दिया है। इसके अलावा फिर से तीसरा कंस्ट्रक्शन है कि B बिंदु से जो कोण बना है वो QBA बनाया है, जो इन्होंने ये कोण बनाया है। उसके अलावा AD के समांतर रेखा खींची है, AD के समांतर यह रेखा खींची है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा CD को यहाँ मिलाया है, जो इसके बाद यह पूरा कंस्ट्रक्शन बन गया। इसके बाद इन्होंने इसको मापा तो इसकी वैल्यू 6.2 आया और इसका कोण मापा तो 105 आया, जो यहाँ पे लिखा है। और इसीलिए यहाँ लिखा है ABCD अभिष्ट समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है दोस्तों, तो वर्ग वही होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19449 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों एक चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वही यहाँ पे भी करना है। 2 का पेयर बनाते हैं दाएं पक्ष से। ये आपने 2 का पेयर बनाया। सबसे पहले हम पहले पेयर को सॉल्व करते हैं। तो 19 है तो 19 के पास वाला वर्ग देखते हैं जो है 16। तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौके 16, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से 3 घटा लेंगे और यहाँ क्या करते हैं, जो हमने 4 से किया है उसी 4 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 आया, ठीक है। यहाँ से 3 आया और अगला हम पेयर उतारते हैं तो यहाँ 8 आया है और यहाँ 344 आया है, ठीक है। तो अब 8 के आगे ऐसी संख्या लिखिए जो इसके पास तक पहुंच जाए। जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो 81 पहुंचा, यानी इसके बहुत पास नहीं पहुंचा। फिर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी की 4, 2 8 16, यानी 164 आया, वो भी इसके पास नहीं पहुंचा। 3 से करेंगे तो 3 3 9, 8 3 के 24, तो भी इसके पास नहीं पहुंचा। तो अब हम 4 से करके देखते हैं, जिससे गुणा करने पे 336 आएगा और घटाने पे आएगा यहाँ 8। तो अगला पेयर उतार लेंगे 91। यहाँ पे भी जैसे आपने 4 से किया था तो 4 + 4 किया, तो यहाँ पे भी 4 + 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 88, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 891। तो अब 88 का आगे ऐसी संख्या लिख के गुणा कीजिए कि 891 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और एक बार ही करेंगे तो आएगा 881। अब जो शेषफल आ गया वही हम घटा देंगे, तो जो बचा खुचा है वह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और किसका होगा, तो इसका होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो फिर से गुणनखंड का है। तो गुणनखंड में अभी मैंने बताया आखिरी संख्या का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, और जो मिडिल x है उसके कोफिशिएंट में जो होता है वो इसके सामने जो लिखा है उस साइन के साथ करने पे, यानी माइनस लिखा है माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 7 के आप फैक्टर करेंगे तो देखेंगे 2 ही फैक्टर होते हैं, स्वयं 7 और 1। तो इसको अब माइनस करेंगे तो 1 लाना है तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी इस प्रकार से यह नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसके लिए एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे उसी के आधार पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों -b ± √b²
-4AC अपॉन 2A। अब यहाँ पे देखिए b क्या है, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो b क्या है, x के साथ जो लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस जो हो जाएंगे वो सॉल्व होंगे तो आ जाएगा यहाँ +1, और फिर यहाँ प्लस माइनस लगा है, फिर है b², तो b मैंने बताया 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर -4AC, तो x² के साथ क्या है, यहाँ पे भी 1 है तो a की जगह 1 आ जाएगा, और c क्या है, वो है -7। ठीक है, तो -7 है तो यहाँ माइनस से गुणा करने पे प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 हो जाएगा और a क्या है, 1 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो एक बार प्लस वाला आंसर हो जाएगा, एक बार माइनस वाला आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस नियम पे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बाकी फिर भी आप देख लीजिए, क्या पता पूछा जाए। अगला प्रश्न है सेक 30 डिग्री -2 cot 45 प्लस, और फिर माइनस में दिया हुआ -4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको सीधे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू होती है 2/√3, cot 45 होता है 1, और साइन 30 होता है 1/2, और cos 0 डिग्री होता है 1। ये आपका सब कुछ आ गया। इसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 लिखा हुआ है तो यहाँ आ गया 2/√3, और यहाँ 2 एकम में 2 हो गया। इसके अलावा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, और उत्तर आ गया 0। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 2 सिक्के को उछालेंगे तो टोटल जो परिणाम प्राप्त होंगे वो आप देखिए, पहले में हेड टेल आ गया, फिर आया हेड टेल, और यहाँ भी आया हेड टेल। तो यह टोटल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो वह 4 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो वही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ शंकु का जो होता है वो πr_l होता है, l होता है तिरछी ऊंचाई, और r दिया हुआ है 8। तो बस आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो 22/7 गुणे r कितना दिया हुआ है, 8 गुणे 21, तो यह 7 तरीके 21, और इसको गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 गुणे 8 कर लीजिएगा तो यह आएगा 8×48, और 8×48 के साथ यहाँ करेंगे तो 528 उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, बेलन किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक आयत, यानी यह कोई आयत है, उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिमितीय आकृति बेलन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आयत होता है, उसमें एक भुजा को यहाँ रोक दिया जाता है। जैसे पिछला प्रश्न भी था कि आयत के लंबाई के परितः, तो देखिए यहाँ पे भी वही कह रहा है, भुजा के परितः को जब ये घुमा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ये उठ के ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो यही जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ पे भी होगी। ठीक है, यानी आयत का अगर ये L रहा होगा तो यह बेलन का R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि परितः घुमाने पे क्या हो रहा है, पूरा घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है बेलन, आयत को हम एक भुजा के परितः घुमा देते हैं। अब देखते हैं शंकु किसे कहते हैं। तो दोस्तों शंकु में क्या होता है, एक समकोण चतुर्भुज होता है, उसमें हम ऊंचाई के परितः घुमा देते हैं। जैसे ये ऊंचाई है तो ऊंचाई के परितः घुमाएंगे तो वो समकोण हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या कितनी होंगी। तो सीधे फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आप वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, और यही आयतन आपको दिया हुआ है तो इसके बराबर हम इतना पुट कर देंगे। इसके अलावा आपको पाई का मान ज्ञात होगा, 22/7 होता है, और यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है 24, तो ऊंचाई हम पुट कर दें। तो बचा क्या, सिर्फ रेडियस बचा, तो हम यहीं से रेडियस ज्ञात करेंगे। जो दाएं पक्ष में हर में है वो ऊपर जाएगा, बाएं पक्ष में अंश में हो जाएगा, और जो अंश में है वो इधर हर में हो जाएगा। ये 22 आया है पाई की वैल्यू। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो r² बराबर 49 आ जाएगा, और
यहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह रूट हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 64, तो त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी L पूछ रहा है। L का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। h आपको दिया हुआ है 60 और r कितना हो जाएगा, तो ये व्यास दिया है तो व्यास का आधा होता है r, यानी इसका आधा कितना होगा 23। तो बस हम यही वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे और 23 का स्क्वायर कर देंगे तो इतना आया, और इसके ऊपर होता है रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4624 आ जाएगा, जो कि इसका अंडर रूट होता है, तो 68 का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है। तो फिर से फॉर्मूला होता है L बराबर √h² प्लस r²। h आपको दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा, और r दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा √533। ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं, चाहे तो इसको और सॉल्व करें तो 23.08 उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों औसत क्या होता है, सारी संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो यानी बटे में 6 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, इन्हीं संख्याओं का योग। तो योग करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब हम 29 को 6 से भाग कर देंगे तो 6 चौके 24। इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो 4.83 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास जो है वो 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों आयतन का पहले हम क्या लिख लेंगे, बेलन का आयतन लिख लेंगे, तो आयतन होता है πr²h, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, व्यास का अनुपात दिया हुआ है 3/2, तो व्यास का अनुपात दिया हुआ है d1/d2, यानी डायमीटर अपॉन डायमीटर 3/2 दिया हुआ है। तो r1/r2 भी क्या आ जाएगा, इसी का तो आधा होता है, तो इसमें भी आधा, इसमें भी आधा, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, यानी रेडियस का भी जो अनुपात आ जाएगा वो 3/2 ही आएगा। तो अब हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि दो आयतन है ना, तो v1/v2 बराबर जो फार्मूला होता है πr²h, पाई तो कांस्टेंट है तो कट जाएगा, तो r²h बटे में r²h। तो r अभी हमने निकाला कितना आया, 3:2, यानी ऊपर 3 रख लेते हैं, नीचे 2 रख लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, यह दोनों आयतन के बेलनों का व्यास समान आयतन है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर, इसको वर्ग करिएगा तो 3, 3 जा 9, और h रहेगा, इसके अलावा 2 दूके में 4 और h रहेगा। तो अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 9। ये h1 है, ये h2 है, यानी h1/h2 बराबर आ गया 4:9। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी हुई है 20 सेंटीमीटर लंबी तथा इसके बाहर और आंतरिक व्यास 8 और 4 दिए हैं, इस नली बनने वाली प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार कुछ आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो बाहर बना है उसमें से अंदर वाले को, यानी जो बाहर वाला, जब आप इस बाहर वाले बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। फिर हम इस अंदर वाले के आयतन को घटा देंगे तो ये सिर्फ लोहे का आ जाएगा, और सिर्फ लोहे का ही पूछ रहा है, इसीलिए हमने ये लगाया बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो इसमें बाहर वाले में r कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे 8 दिया हुआ है व्यास, तो r कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा हाइट दी हुई है 20, तो ये हमने 20 पुट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखिए अंदर वाले में कितना दिया हुआ है, r, यानी व्यास दिया हुआ है 6, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 3। तो बस हम इसी को अब सॉल्व कर लेंगे। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों जगह हमने वैल्यूज़ रख दी है, अब वैल्यू को सिर्फ हमने इसे गुणा करके सॉल्व कर लेना है, और जो उत्तर आएगा वो देखिए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 50, जिसमें कह रहा है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 दिया है, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है।
तो आयतन का फॉर्मूला लिखिए, V1/V2 हो गया जो होता है पाई r² बटे में पाई r²h। ये ऊपर r1 हो जाएगा और h1 हो जाएगा, नीचे r2 और h2 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा r में क्या होगा, तो त्रिज्याएं का रेशियो क्या हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग यानी 9 हो जाएगा। फिर ऊपर हाइट का रेशियो लिखिए, 5 है और नीचे क्या है, 3 है, तो आ जाएगा 5 चौके 20 रेशियो 29 27। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या क्या दी हुई है, r दी हुई है, तो क्या संबंध होगा, तो आप बेलन का आयतन लिख सकते हैं पाई r²h। अगला फिर से गुणनखंड का है, तो हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे 9 आ जाए, तो 4 पचे 20 होता है, तो 9 की जगह हम 4 और 5 लिख सकते हैं, तो यह 5 और 4 लिख दिया। फिर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x+5 आ जाएगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो x+5 आ जाएगा, फिर हम x+5 को ही कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x+4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याएं दी हुई हैं, बहुलक ज्ञात करना है, तो वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होती है। तो 0 देख रहे हैं 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54, इसमें आपको क्यूब रूट ऑफ 125 और 343 का निकालना है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है 5 और 343 का क्या होता है 7, तो 7 पचे 35 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणनखंड का ही, तो देखिए आप ऊपर 9 दिया हुआ है, नीचे 49 दिया हुआ है, तो 3/7 a का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 4b² यानी 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या है, a² - b² यानी a+b और a-b उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या होता है, तो वृत्त को घेरने वाली रेखा परिधि कहलाती है। रेडियस क्या होता है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या क्या होता है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, ये अनंत त्रिज्याएं होती हैं। सेंटर किसे कहते हैं, तो ये सेंटर है वृत्त के अंदर केंद्र पर बिंदु होता है जहाँ किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है, यानी यहाँ से जो ये समान दूरी पर परिधि होती है इसे हम सेंटर कहते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं, तो ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, दोनों तरफ परिधि से मिलती है, व्यास कहलाती है, ठीक है, दोनों तरफ यह परिधि से मिलती है और बराबर भागों में काटती है, उसे हम व्यास कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों जो सरकमफ्रेंस पे टच करते हुए दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस पे टच करती है यानी परिधि पे, उसे हम जीवा कहते हैं। जीवा एक ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, समीकरण 13x - 30 + x² को हल कीजिए। तो आप इसको फिर से ऐसे ही लिख लेंगे जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, तो x², फिर हम लिखेंगे 13x - 30। अब हम इसके फैक्टर करेंगे कि 13 आ जाए और माइनस करने पे 13 आना चाहिए, तो 15 दूनी 30, यानी अब हम यहाँ 13 की जगह 15 - 2 लिख सकते हैं और बाहर x है तो x से गुणा हो जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया। इसके बाद हम x कॉमन ले लेंगे तो x + 15 और इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 15 आ जाएगा, जिसके बाद x + 15 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x - 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 0 रखा है तो x + 15 को हम एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर -15 आ जाएगा और x - 2 को हम एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड करना है। तो हम 1 को 4 के साथ गुणा करेंगे और तो 4 आ जाएगा। अब 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 5 आ जाए, तो 4 एकम में 4 होगा, यानी अब हम 5 की जगह 4 + 1 लिख सकते हैं, जिसके बाद यह आपका आ जाएगा। इसमें हम 4x कॉमन ले लेंगे शुरू के 2 पदों में, तो ब्रैकेट में आएगा x + 1 और इधर हम +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x + 1 आ जाएगा। अब हम x + 1 को ही कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में 4x + 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है tan 45 - cot 30 + 2 cos² - sin 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। tan 45 1 होता है, cot 30 √3 होता है, 2 cos 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे तो √3/2 होता है, जो 2 से यहाँ गुणा हो रहा है, sin 90 होता है 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0। अगला प्रश्न है sin 45 + sin
15 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी साइन सी प्लस डी लगा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 इसका फार्मूला होता है। इसी पे हमने रख दिया और इसके बाद सॉल्व किया, तो यहाँ दोनों जुड़ के 90 होगा, 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, और यहाँ घट के 60 हुआ, 60 को 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप 45 और 30 की वैल्यू भी रख सकते हैं, जो यहाँ रखा हुआ है। 2 गुणे साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 30 √3/2 होता है। जिसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 उत्तर हो जाएगा, जिसको आप √3/√2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आप इसको चाहें तो √6/2 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1069 प्लस 1066 प्लस 1 बटे में 1 माइनस 1069 1066 बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, जो होता है 10a प्लस b का। यहाँ ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा 1069 प्लस 66, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला, और यहाँ प्लस 1 जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 का वैल्यू क्या होता है, -1, और ये 1 पहले से है, तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। अगला प्रश्न है 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 8000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि किसी संख्या को यह 3 बार गुणा हो रहा हो, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और आगे क्या है, 1000 है। तो 1000 को भी ऐसे ही ब्रेक कीजिए कि, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 2। तो इसमें से 2 लिख लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट पूछ रहा है, इसमें से 10 लिख लेंगे, यानी जो उत्तर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 16x² माइनस 25 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इस 25 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 16x² बराबर 25 आ जाएगा। इधर 16 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भाग होगा, तो x² बराबर 25/16 आ गया। स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +-5/4। अगला प्रश्न है बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो वह संख्या जो बहुत बार आई हो वही बहुलक होती है, तो 12 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, जिसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि लंबाई के परितः कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई चौड़ाई है, लंबाई के परितः कह रहा है, तो इसको हम घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये घूम जाएगा। तो ये जो लंबाई है यही हाइट हो जाएगी, यानी, और ये रेडियस हो जाएगा। तो ये आपका जो आर आ गया वो 3.5 आ गया, यानी ये चौड़ाई जो हो गई ये आर हो गई, और इसके अलावा एच क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब हम फार्मूले पे पुट कर देंगे, तो पाई r² h है, जिसमें हम r की जगह 3.5 गुणे 3.5 रखेंगे, और h की जगह 10 रखेंगे, और पाई की जगह 22/7 रखेंगे। तो ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था कि अगर हम रेक्टेंगल को, ये भी तरीका सही है कि ये आपका रेक्टेंगल दिया है, इसमें क्या कह रहा है, लंबाई के परितः, तो ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि इस छोर को इस छोर से मिला दिया जाए। अगर ये लंबाई है तो इस छोर को इस छोर से मिलाएंगे, तो यहीं ये क्या हो जाएगा, यही जो L हो जाएगा यही 2πr हो जाएगा, ठीक है। और 2πr कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, 3.5, तो यहाँ से आपका R आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे अगर करेंगे तो H आपका 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन X क्लियरली नहीं कहा गया है इसमें कि लंबाई के परितः चारों तरफ घुमाना है या फिर वहीं पे मिला देना है, तो दोनों तरीके सही हैं। अगला प्रश्न है समीकरण x² + 9 - 6x बराबर 0। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, x² फिर x वाला टर्म फिर +9। ये क्या है, a² + b² का फॉर्मूला है। तो ये a² है, ये b² है, यानी 3 का स्क्वायर है, -2ab है, तो यानी x - 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x - 3 का स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिख सकते हैं, जिसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं 71 cot 45 की हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, इसके बाद sin 45 की वैल्यू रखेंगे, और cos 45 की वैल्यू रखेंगे, और sin 90 की वैल्यू रख देंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो दोस्तों अब तक हमने देखे 2019 तक सॉल्व किए आए सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके अब हम देखते हैं 2020 में जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। तो दोस्तों जो कंडीशन आएगी वो आएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो शीर्ष आने का पूछ रहा है, तो इन टोटल कितनी संभावना हुई 4 और शीर्ष आने की क्या संभावना हुई 1, यानी 1/4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 100, तो यह हो गया पाई आर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 100। यहाँ से आर का मान ज्ञात हो जाएगा जो हो जाएगा 100 गुणे 7/22, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या कह रहा है, आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसी में हम एच से गुणा कर देंगे। एच कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो अब हम इसी में 10 से गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है समीकरण x² + 7x + 10 बराबर 0 दिया हुआ है। तो फिर से क्या करना है आपको, 10 के आगे जो प्लस लिखा है तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो फैक्टर करिए, तो 5 दूनी 10, यानी 7 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर 0। अब x + 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा बराबर 0। जब बराबर 0 लिखा रहता है तो हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर -5 और यहाँ से आएगा x बराबर -2। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, ठीक है। तो एक त्रिज्या हो जाएगी r, तो दूसरी हो जाएगी 4r। तो दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, तो पाई r² बटे में क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे ये r1 है तो ये r रखा है, r2 की जगह हम 4r रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16r² आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा वो 1/16 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है 55, एंगल B दिया हुआ है 60, एंगल B दिया हुआ है 60 और CD आपको ज्ञात करना है। CD आपको ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, ये 55 दिया हुआ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 5 5 10 यानी इसके जो सम होते हैं वो 180 होता है। ये 60 है तो इसके सामने वाला 120 हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, sin 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + tan 45। तो वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू होती है हाफ, इसकी वैल्यू होती है है हाफ और इसकी वैल्यू होती है 1। तो आधा आधा 1 1 + 1 यानी 2 उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों अब तक हम 2020 तक के आए गए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 3 फरवरी के हुए एग्ज़ाम में आए गए प्रश्नों को। दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि एक जो प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था। तो पहला प्रश्न है, x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए अगर आपको, यदि x - x का मान 3/2 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा a² + b² - 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा बराबर 9/4। इधर माइनस में है 2 तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/4। x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 17/4। इसको आप याद रखिएगा, अभी इसका यूज़ होगा। तो इसका अब हम मान ज्ञात करना है तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + ab आप देखेंगे तो x और x 1/x है तो कैंसिल होके आएगा यहाँ पे 1। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसकी वैल्यू अभी हमने 17/4 निकाला था तो बस हम इसको पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 3/2 और यहाँ पे क्या आया था 17/4 आया था और यहाँ पे +1 भी है तो +1 लगा के हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4, 17 4 21, 21/4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63/8।
अगला प्रश्न देखते हैं, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय बताइए। दोस्तों यहाँ पे दो पासे को फेंकने की बात कही जा रही है। अब तक जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे वो दो सिक्कों का पूछा जाता था, परंतु पासे हमेशा एक ही रखे जाते थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम दो पासों को एक साथ फेंकने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दो पासे फेंके जा रहे हैं तो उनके अंकों का योग जो होगा वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो वह होती है 2, 3, 5, 7, 9 और 11। 11 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि एक पासे में सबसे बड़ी संख्या क्या आ सकती है? 6 आ सकती है। दूसरे पासे में क्या आ सकती है? 6 आ सकती है। तो 6 6 क्या हुआ? 12 हुआ। यानी 12 के पहले तक के ही सारे अभाज्य संख्याएँ होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म लिखेंगे जिससे सॉल्व करने पर 2 आए। सबसे पहला जो अभाज्य संख्या है, तो पहले पास से मान लेते हैं 1,1 आ गया, तो यह क्या होगा? जोड़ने पर 2 हो गया। ठीक है, यही एक बनेगा अभाज्य संख्या 2 आने का। अब हम देखते हैं 3 आने का। तो पहले में अगर 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तो अभाज्य संख्या अंकों के योग 3 हो जाएगा। ऐसे ही पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, तो यह भी 3 बनेगा। तो अब हमने एक और संख्या अभाज्य वाली देख ली 3 की। अब हम देखेंगे 5 की। तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, फिर पहले में मान लीजिए 3 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तो यह भी 5 बनेगा। पहले में 1 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, तो यह भी 5, और पहले में 4 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, तो यह भी 5। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए बनेगी, पहले में 3 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, पहले में 4 आ गया, दूसरे में 3 आ गया। इसके अलावा पहले में 2 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, पहले में 5 आ गया, दूसरे में 2 आ गया। इसके अलावा पहले में 6 आ गया, दूसरे में पहले में 1 आ गया, दूसरे में 6 आ गया। इसके अलावा पहले में 6 आ गया, दूसरे में 1 आ गया। यह सब जोड़ेंगे तो यहाँ भी 7, 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 यहाँ भी 7 आएगा। अब हम देखते हैं 11 के लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो पहले में अगर 6 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, तो इनके अंकों का योग 11 हो जाएगा। पहले में अगर 5 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, तो इनके अंकों का भी योग 11 हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,8,4,1,2,3,0 दिया हुआ है। तो आपसे यहाँ परिधि पूछ रहा है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम यहाँ r की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है होती है 22/7 या फिर 3.14 भी आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो या तो आप पाई में भी उत्तर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी डिजिट दी हुई है, तो आप 2 से गुणा करके जो आएगा उसको पाई के साथ आंसर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा पूरा सॉल्व करेंगे तो 2,4,1,3,7,1,4.28 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक लिखते आ रहे हैं वैसे ही स्क्वायर वाला सबसे पहले, फिर ए वाला 34A और फिर बिना ए वाला यानी 24 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, हम आखिरी संख्या को पहली संख्या से गुणा करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों? आएगा 72। 72 के ऐसे आप फैक्टर करिए कि 34 आ जाए। तो 2 36 या 72, यानी 36 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 34। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 36 - 2। तो अब ये हो जाएगा 3a² प्लस 36a माइनस 2a प्लस 24। अब यहाँ से कॉमन लीजिए -3a, तो ब्रैकेट में आएगा a - 12, और यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे आएगा a - 12। यहाँ पे भी a - 12, यहाँ पे भी a - 12, तो a - 12 एक कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा -3a - 2। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो 2 डिजिट का है तो 0.2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.002। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.202, और यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज तक के पूछे गए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप ध्यान से देखे होंगे, और अब आपसे पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा यह PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।